हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकेयर नर्सिंग हब। फ्रेंड्स, हम पैथोलॉजी के यूनिट फर्स्ट को कंटिन्यू रीड कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक काफ़ी ज़्यादा टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है हमारे वुंड हीलिंग के बारे में। क्या रहने वाला है? वुंड हीलिंग एंड द रिपेयर। ठीक फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं हम कि वुंड हीलिंग क्या होती है, कैसे इसकी रिपेयरिंग हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले हम बात करें डेफिनेशन की कि वुंड हीलिंग क्या होती है या क्या इसकी डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन होती है रिस्टोरेशन ऑफ टिश्यू आर्किटेक्चर एंड फंक्शन आफ्टर इट हैज़ बीन डैमेज्ड बाय एन इंजरी इज ऑल्सो नोन एज हीलिंग। हमें डेफिनेशन देखनी है हीलिंग की कि हीलिंग क्या होता है। रिस्टोरेशन ऑफ टिश्यू आर्किटेक्चर एंड फंक्शन, टिश्यूज का फिर से रिस्टोर हो जाना, आर्किटेक्चर एंड फंक्शन और उनका जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, इसके साथ साथ उनके जो फंक्शन है उनका फिर से क्या हो जाना, नॉर्मल हो जाना या उनका हील हो जाना। कब? आफ्टर इट हैज़ बीन डैमेज, इनके डैमेज होने के बाद। यही क्या कहलाता है हमारे मेनली वुंड हीलिंग या हीलिंग कहलाता है। इट इज अकर टू वेज, इसके मेनली दो वे होते हैं। फर्स्ट होता है रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब वेहन हीलिंग टेक प्लेस बाय द प्रोलिफरेशन ऑफ पेरेन्काइमल सेल एंड रिजल्ट इन द कंप्लीट रिस्टोरेशन ऑफ द टिश्यू। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है? जब हीलिंग का प्रोसेस होना स्टार्ट होता है तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि पेरेन्काइमल सेल्स का प्रोलिफरेशन देखने को मिलता है, जिसके वजह से क्या देखने को मिलेगा, हमें जितना भी जो हमारे टिश्यूज का डैमेज हुआ था उनका रिस्टोरेशन हो जाता है। द गोल ऑफ ऑल सर्जिकल प्रोसीजर इज रीजनरेशन। जितने भी सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं, यानी कि कभी मान लो हम हमारी मर्जी से कहीं पे कोई सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं, मतलब कोई सर्जिकल इंसिजन बनाते हैं, तो उसका भी गोल क्या होता है कि वहाँ पे जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, रीजनरेशन हमें देखने को मिल जाए, सो दैट द टिश्यू इंजर्ड बाय सर्जिकल प्रोसेस रिटर्न टू इट्स नॉर्मल आर्किटेक्चर एंड द फंक्शन। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस वजह से क्या होगा कि जितने भी इंजरी वगैरह होती है जो मेनली सर्जिकल प्रोसेस होते हैं, उनका मेन एम क्या होता है कि जो भी हमने डैमेज किए हैं टिश्यू वगैरह, उनका फिर से क्या हो जाए, रीजनरेशन हो जाए। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है रिपेयर ऑफ इंजर्ड टिश्यू इन्वॉल्व रीजनरेशन अलोंग विद द फाइब्रोसिस। जो रीजनरेशन का प्रोसेस होता है, इसमें हमें एक कंडीशन और देखने को मिलती है। ये कंडीशन किससे स्टार्ट, मतलब किसके साथ होती है? फाइब्रोसिस के साथ। फाइब्रोसिस का मतलब क्या होता है? रिप्लेसमेंट बाय द कनेक्टिव टिश्यू। जो भी वहाँ पे स्कार वगैरह का फॉर्मेशन हुआ है, उसमें इसके साथ हमें क्या देखने को मिलेगा कि वहाँ पे फाइब्रोसिस का फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है। फाइब्रोसिस एंड द स्कार फॉर्मेशन, यानी कि वहाँ पे जो भी डैमेज टिश्यू थे वो थोड़े टाइम बाद किसके साथ रिप्लेस हो जाएंगे? स्कार के साथ रिप्लेस हो जाएंगे। स्कार का मतलब क्या होता है कि जो भी इंजरी वगैरह होती है, इंजरी होने के बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि वहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा एक उभरा हुआ पोर्शन देखने को मिलता है, डार्क रेड कलर का, डार्क पिगमेंटेशन जिसमें देखने को मिलता है। समटाइम ब्लैक कलर का भी देखने को मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्कार बोलते हैं, यानी कि इंजरी का मार्क होता है। फंक्शन ऑफ हीलिंग, हीलिंग के क्या फंक्शन होते हैं? रिस्टोर द इंटीग्रिटी एंड फंक्शन ऑफ इंजर्ड पार्ट। जो भी इंजर्ड पार्ट है उसके फंक्शन को वापस से क्या करेंगे? वो रिस्टोर करेंगे, उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करेंगे। लिमिट फर्दर एंट्री ऑफ फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंड द मटेरियल। किसी भी फॉरेन पार्टिकल को उस कट के अंदर या इंजरी साइड के अंदर इन्वेड होने से प्रिवेंट करता है। रीएस्टैब्लिश नॉर्मल ब्लड एंड लिम्फ पैटर्न। जो नॉर्मल पहले ब्लड वेसल्स थी, जो लिम्फेटिक पैटर्न था, उनको वापस से रीएस्टैब्लिश करना भी हीलिंग का फंक्शन होता है। देन हम बात करते हैं रिपेयर की। रिपेयर मोस्ट ऑफ्टन कंसिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ रीजनरेशन एंड स्कार। रिपेयर क्या होता है? मेनली हमें रीजनरेशन और स्कार का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, फॉर्मेशन बाय द डिपोजिशन ऑफ कोलाजन। जो मेनली किस वजह से देखने को मिलता है? कोलाजन के डिपोजिशन होने की वजह से हमें देखने को मिलता है। The relative contribution of regeneration and scarring in tissue repair depend on the ability of tissue to regenerate and the extent of the injury। ये किस पे डिपेंड करता है? मेनली कि टिश्यू की किस टाइप की इंजरी हुई है या किस टाइप से इसका रिजनरेशन होना स्टार्ट होगा, इस चीज की एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है क्या चीज? स्कारिंग होना। A wound is a disruption of the normal structure of skin। wound क्या होता है? डिसरप्शन होता है किस चीज का? नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन एंड अंडरलाइंग द सॉफ्ट टिश्यू। जिसमें हमें क्या देखने को मिलता है? मेनली कि जो सॉफ्ट टिश्यू वगैरह है उनमें हमें डिसरप्शन देखने को मिल जाता है।
Wounds may be caused by a variety of mechanism including the acute injury to the skin, जैसे कि एब्रेशन हुआ, पंचर हुआ, क्रश हुआ। उसके साथ साथ और क्या देखने को मिलता है हमें, सर्जरी, इस्चीमिया एंड प्रेशर etc। कई बार हमें क्या देखने को मिलता है, किस टाइप की कोई एक्यूट इंजरीज होती है। अब एक्यूट इंजरी का मतलब क्या होता है कि जो सडनली ऑनसेट होती है, जैसे कि एब्रेशन है, पंचर है, क्रश है, यानी कहीं पे हम किसी ऑब्जेक्ट्स के पास से निकले, वहां पे हमारी स्किन टच हुई, जिसके वजह से वहां पे हमारे एक क्या हुआ, मार्क्स आ गया, ऑपरेशन हो गया, यानी कि वहां के टिश्यू क्या हुआ, डैमेज हुआ है। पंचर साइट हो सकती है, कोई कट वगैरह लग सकता है, कोई क्रश वगैरह देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ कई टाइप की सर्जरीज वगैरह होती हैं, इस्चीमिया वाली कंडीशन है, इन सब के वजह से भी हमें क्या देखने को मिलता है, कई बार वुंड देखने को मिल जाता है। फेजेज ऑफ द वुंड हीलिंग। अब देखो वुंड हीलिंग है तो वुंड हुआ है तो वुंड को हील करने की बहुत सारी प्रोसेस हमें देखने को मिलती हैं। अब वो प्रोसेस क्या क्या रहने वाली हैं वो देखते हैं। Wound healing occur as a cellular response to tissue injured and involve activation of the epithelial cells, fibroblasts, endothelial cells, macrophages and the platelets। अब टिश्यू इंजरी होती है तो इसमें कई टाइप के जो सेल्स होती हैं वो अपना क्या करती है, इन्वॉल्वमेंट करती हैं एक्टिव होने के बाद। वो सेल्स कैसी होती हैं, जैसे कि एपिथेलियल सेल, फाइब्रोब्लास्ट, एंडोथेलियल सेल्स, मैक्रोफेजेस एंड प्लेटलेट्स। ये सब वो सेल होती हैं जो किस में हेल्प करती हैं, हमारे मेनली वो हेल्प करती हैं टिश्यू को जो या फिर जो वुंड हुआ है उसको फिर से रीजनरेट करने में या फिर रिस्टोर करने में हेल्प करती हैं, यानी कि हीलिंग में हेल्प करती हैं। Many growth factor and cytokines released by these cell coordination and maintain the wound healing। कई सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, साइटोकाइनिस के साथ रिलीज होने के बाद इस टाइप का कोऑर्डिनेशन करते हैं, जिससे क्या देखने को मिलता है, हमें वुंड हीलिंग देखने को मिलती है। द प्रोसेस ऑफ हीलिंग पासेस थ्रू 4 स्टेज। मेनली इसके 4 स्टेज होती हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेज होती है हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस का मतलब क्या देखने को मिलता है हमें कि सबसे पहले जैसे ही कहीं पे वुंड होगा, कोई इंजरी होगी, तो इमीडिएटली वहां पे क्या होगा कि ब्लड की ऊजिंग होगी, यानी कि ब्लड बाहर निकलना स्टार्ट होगा। तो उसको रोकने के लिए जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस होती है सबसे पहले हमारे हीमोस्टेसिस की। द नैरो इंसिजन स्पेस इमीडिएटली फिल्स विद द ब्लड। अगर जो इंसिजन हुआ है, यानी कि जो कट वगैरह लगा है वो कैसा है, नैरो है, यानी कि थोड़ा छोटा कट लगा है, तो उसके वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा वहां पे कि वो तो क्या हो जाएगा, जल्दी से क्या हो जाएगा, हील हो जाता है। हील किसकी हेल्प से देखने को मिलता है हमें, फिल्स विद द ब्लड की हेल्प से देखने को मिलता है। द स्मॉल वेसल्स विद इन द वुंड कॉन्स्ट्रिक्ट। इसके वजह से क्या देखने को मिलेगा हमें, जो स्मॉल वेसल्स हैं वो क्या कर देंगे, वुंड को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगे, यानी क्लोज कर देंगे। उसके बाद एक और चीज होती है कि हमारे ब्लड सेल्स के अंदर एक स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती हैं जो किसमें मेनली हेल्प करती हैं, ब्लड को क्लोट करने में हेल्प करती हैं, या रक्त का थक्का बनाने में मदद करती हैं। इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स बोलते हैं। अब जो ये प्लेटलेट्स हैं ये क्या हेल्प करती हैं, द प्लेटलेट्स एग्रीगेट एंड ट्रिगर द क्लोटिंग कैस्केट टू द फ्रॉम होमोस्टेटिक प्लग एंड सील द वुंड। अब क्या करेंगी, जो प्लेटलेट्स हैं वो क्या हो जाएंगी, उस ट्रिगल साइड पे जाके एक्यूमुलेट हो जाएंगी। उसके वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा वहां पे, होमोस्टेटिक प्लग, या फिर हम कह सकते हैं कि वो जो वुंड है वो सील होना स्टार्ट हो जाएगा। सील होने का मतलब है कि वहां पे जो ब्लड बाहर और निकल रहा था, बॉडी से बाहर जहाँ इंजरी साइड थी वहां से जो ब्लड बाहर निकल रहा था, उसमें हमें क्या देखने मिला, वहां पे हीमोस्टेटिक प्लग का फॉर्मेशन हो चुका है। नेक्स्ट कंडीशन होती है, नेक्स्ट फेज की हम बात करें, वो होती है एक्यूट इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। अब देखो कहीं पे इंजरी हुई, इंजरी होते वहां पे क्या होता है, ब्लड बाहर निकलने लगता है, तो उस ब्लड को स्टार्टिंग में रोकने के लिए क्या करती है, प्लेटलेट्स वहां जाके एग्रीगेट हो जाती हैं। इस कंडीशन को तो हम सबसे पहले बोलते हैं हीमोस्टेसिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्यूट इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स की। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, दिस इज इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी एंड सेलुलर रिक्रूटमेंट। इसमें क्या देखने को मिलता है हमें कि जो वस्कुलर परमेबिलिटी होती है, यानी कि वेसल्स की जो परमेबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इनके वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, मार्जिन्स ऑफ द वुंड आर इनिशियली इन्फ्लेटेड बाय द न्यूट्रोफिल्स विच आर लेटर रिप्लेस्ड बाय द मोनोसाइट। अब क्या देखने को मिलता है हमें कि जो वुंड की मार्जिन वाला पोर्शन है, यानी कि वुंड का जो मार्जिन वाला पोर्शन है, ये कोई वुंड हुआ, ठीक। अब यहाँ पे जो इंजरी साइट है, ये जो इंजरी साइट है, यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे
प्लेटलेट्स आके इकट्ठा होने लग गई। अब इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे जब प्लेटलेट्स इकट्ठा होने लग गए तो उस फेज को तो हमने क्या बोला, हीमोस्टेसिस। उसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे क्या होने लग जाएगा कि धीरे धीरे जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो आके इकट्ठा होने लग जाएंगे। न्यूट्रोफिल्स भी ब्लड का कंपोनेंट्स होता है, डब्ल्यूबीसी का कंपोनेंट्स होता है। इसमें भी थोड़े टाइम बाद हम क्या देखेंगे कि जो न्यूट्रोफिल्स है वो किसके थ्रू रिप्लेस कर दी जाती है, मोनोसाइट्स के थ्रू रिप्लेस कर दी जाती है। अब जो मोनोसाइट के थ्रू रिप्लेस कर देंगे तो इनका मेनली वर्क क्या होता है कि फेगोसाइटिस एक्टिविटी बाय द मोनोसाइट इन टिश्यू मैक्रोफेजेस रिमूव द नेक्रोटिक टिश्यू डेब्रिज एंड द आरबीसीज। अब जो मोनोसाइट्स हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पे फेगोसाइटोसिस की एक्टिविटी करेंगे, जिनके वजह से जितने भी यहाँ पे नेक्रोटिक टिश्यू या फिर जो भी डेब्रिज यानी कि जो भी फॉरेन पार्टिकल इकट्ठा हुए थे वो सब क्या हो जाएंगे, रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन इस वाले प्रोसेस में हमें क्या देखने को मिलता है, इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे एग्रीगेट हो चुकी है क्या चीज, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स का एग्रीगेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें प्लोरीफेरेशन। अब प्लोरीफेरेशन क्या होता है, occur next after the neutrophils have removed cellular debris and the continues up to the 3 weeks its established skin continuity and the strength। अब नेक्स्ट हमें क्या देखने को मिलता है, ये जो कंडीशन होती है मेनली डेब्रिस के हटाने वगैरह की, तो ये मेनली कितने दिन तक बनी रहती है, 3 वीक तक बनी हुई रहती है। इट एस्टैब्लिश स्किन कंटिन्यूटी एंड द स्ट्रेंथ, जिनकी हेल्प से क्या होता है कि जो स्किन है उसमें एस्टैब्लिशमेंट आ जाता है और उसके साथ साथ उसकी स्ट्रेंथ यानी कि उसमें मजबूती आना स्टार्ट होती है, जहां पे स्किन का एब्रेशन हमें देखने को मिला था। इसके अंदर मेनली हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे कि एपिथेलियल चेंजेस देखने को मिलेंगे, बेसल सेल ऑफ द एपिडर्मिस फ्रॉम बोथ द कट मार्जिन स्टार्ट प्रोलिफरेटिंग एंड माइग्रेटिंग टुवर्ड इंसिजन स्पेस इन द फॉर्म ऑफ द एपिथेलियल स्पोर्स। जहां पे भी हमारे इंसिजन लगा था, जो कट साइड थी, वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि वहां के मार्जिन पे क्या एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे, वहां पे जो एपिथेलियल स्पोर्स हैं वो बनने लग जाएंगे। द एपिथेलियल लेयर सेपरेट अंडरलाइंग वाइबल डर्मिस एंड नेक्रोटिक मटेरियल एंड डेब्लिश ब्लड क्लॉट एंड द स्कार्फ। वहां पे जो इंसिजन बना है उसके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है, वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि वहां से वो लेयर सेपरेट होने लग जाएगी। कौन सी लेयर की, जहां पे जो जैसे कि ये कोई वुंड है, अब वुंड के यहाँ पे धीरे धीरे क्या होने लग रहा है, स्कार फॉर्मेशन होने लग रहा है, तो हमें अंदर की तरफ भी क्या देखने को मिलेगा कि इनके बीच में क्या इकट्ठा होने लग जाएगा, यहाँ पे हमारे मेनली ब्लड क्लॉट स्केप वगैरह इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे। फाइब्रोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन में हमें क्या देखने को मिलता है, बाय द थर्ड डेज साइटोकाइनेज रिलीज बाय द इन्फ्लामेटरी सेल स्टिमुलेट द प्रोलिफरेशन एंड proliferation of the fibroblast which start laying down collagen fibers require the restoring and strength of the wound in। अब यहाँ पे हमें क्या देखने, फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेशन के अंदर थर्ड डे पे साइटोकाइनेज रिलीज होगा और इसके साथ साथ हमें क्या देखने को मिलेगा, इन्फ्लामेटरी सेल्स स्टिमुलेट होंगी। उस वजह से क्या देखने को मिलता है हमें, प्रोलिफरेशन ऑफ द फाइब्रोब्लास्ट which start laying down collagen fibers required for the restoring and strength of the wound। अब यहाँ पे क्या होने लग जाएंगे, कोलाजन फाइबर्स आके इकट्ठा होने लग जाएंगे और इस वजह से ये किस में हेल्प करते हैं, रिस्टोरिंग में हेल्प करते हैं। किस चीज को, वुंड को रिस्टोर करने में हेल्प करते हैं। Some of the fibroblasts acquire functional characteristics of smooth muscles cell and are called as the microfibroblast। अब क्या हमें देखने को मिलता है, कुछ ऐसे फंक्शन और कुछ इस टाइप के फाइब्रोब्लास्ट होते हैं जिनको एक्वायर कर लेते हैं फंक्शन, और किसके रिगार्डिंग, स्मूथ मसल्स को और ज्यादा स्ट्रेंथिंग प्रोवाइड करने के, यानी और ज्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए इसका हेल्प करते हैं। यही हमारे मेनली क्या कहलाते हैं, मायोफाइब्रोब्लास्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें एंजियोजेनेसिस। अब जैसे कि हमने देखा था, वुंड हील होना स्टार्ट हो जाता है, उसमें जो डेब्रिज वगैरह होती हैं वो सेपरेट होने लग जाती हैं, बीच में लाइनिंग आ जाती है, जिससे हम वुंड को और वुंड के मार्जिन को अलग अलग तरीके से असेस कर सकते हैं, क्लियरली असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन होती है हमारे पास एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि जो भी इंजरी वाली साइड थी वहां पे धीरे धीरे जहां पे हीलिंग होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसके बाद प्रोसेस होती है एंजियोजेनेसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ द न्यू ब्लड वेसल्स टेक प्लेस बाय द प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोथेलियल सेल और डैमेज वेसल्स। जो वेसल्स डैमेज हुई थी, जो सेल्स
खराब हुई थी, जो वेन्स वहाँ पे रप्चर हो गई थी, अब उनमें क्या देखने को मिला हमें, प्लोरीफरेशन देखने को मिलेगा एंडोथेलियल सेल में, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वहाँ पे धीरे धीरे नई ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग एंड द रिमॉडलिंग। ऑर्गेनाइजिंग एंड रिमॉडलिंग में हमें क्या देखने को मिलता है, फाइब्रोब्लास्ट स्टार्ट डिपोजिटिंग न्यू कोलाजन फाइबर्स एट द वुंड साइड। अब क्या देखने को मिलता है हमें कि जो फाइब्रोब्लास्ट होता है वो स्टार्ट कर देता है डिपोजिशन करना, किस चीज का, न्यू कोलाजन फाइब्रिल्स का। कहाँ पे करेगा, वुंड साइड पे करेगा। कोलाजन थर्ड इज कन्वर्ट इनटू द कोलाजन फर्स्ट। कोलाजन थर्ड जो होता है वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, कोलाजन फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। देयर इज डिपोजिशन ऑफ ग्राउंड सब्सटेंस इन क्रॉस द लाइकिंग ऑफ द कोलाजन फाइबर, जिसके वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये क्रॉस कर जाता है लिंकिंग को किसको, कोलाजन फाइबर के। दिस इज इसेंशियल टू द फंक्शन इंटीग्रिटी ऑफ द वुंड। ये किसके रिगार्डिंग इसेंशियल होता है, फंक्शनल इंटीग्रिटी के रिगार्डिंग क्या होता है, इसेंशियल होता है। द टेंसिल स्ट्रेंथ कंटिन्यू टू इंक्रीज द ओवर टाइम रिशेप अप टू द 80% ऑफ द नॉर्मल टिश्यू। अब हमें क्या देखने को मिल जाता है, यहाँ पे धीरे धीरे रीचेज अप टू द 80% ऑफ द नॉर्मल टिश्यू। इनके वजह से किस चीज का फॉर्मेशन हो जाता है हमारा, कि जो नॉर्मल टिश्यू बने थे लगभग 80% नॉर्मल टिश्यू का फिर से क्या देखने को मिलता है, हमें नए टिश्यूज देखने को मिल जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वाले वीडियो में हमने अभी तक क्या देखा है, ओनली फेजेस ऑफ द वुंड हीलिंग के बारे में डील किए। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ वुंड हीलिंग के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। वुंड हीलिंग अभी एंड नहीं हुआ है, काफ़ी कंटिन्यू प्रोसेस चलने वाला है, काफ़ी लंबा टॉपिक है, तो इसको हम 2-3 पार्ट में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज हमने ओनली फेजेस देखी हैं, इसके बाद वाले वीडियो में हम मैकेनिज्म देखेंगे। इसमें मेनली 2 इंटेंशन होते हैं, एक होता है प्राइमरी इंटेंशन, एक होता है सेकेंडरी इंटेंशन या फिर सेकेंडरी यूनियन। तो इसके बारे में हम डील करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।